बदलते भारत की शान। हमारे देश में प्याज, लहसुन रोजमर्रा के खान पान का हिस्सा है। भारतीय व्यंजनों से लेकर फास्ट फूड में भी इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ऐसे में देश में इनकी आपूर्ति बाधित न हो और किसानों को कम से कम नुकसान पर भरपूर पैदावार मिले, इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये लक्ष्य इतने आसान नहीं, क्योंकि भारत में जलवायु की विविधता कई तरह की चुनौतियों को खड़ा करती है। ऐसे में काम आते हैं कृषि अनुसंधान, जो हर चुनौती को स्वीकार कर बेहतर समाधान देते हैं। आज हम ऐसे ही एक निदेशालय के बारे में जानने निकले हैं। दिल्ली से शुरू हुआ हमारा सफर महाराष्ट्र के पुणे में खत्म हुआ, क्योंकि पुणे के राजगुरुनगर में है प्याज लहसुन अनुसंधान निदेशालय, जहां के विशेषज्ञ हर बाधा को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। आइए निदेशालय को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा साल 1994 में 8वीं योजना के दौरान नासिक में प्याज और लहसुन के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। हालांकि तकनीकी और कामकाजी बाधाओं के कारण केंद्र नासिक में अच्छी तरह से स्थापित नहीं हो सका और 16 जून 1998 में पुणे के राजगुरुनगर में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन साल 2009 में प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय के रूप में सामने आया। वर्तमान में निदेशालय में 10 मुख्य, 13 स्वैच्छिक व 5 सहभागी केंद्र हैं। निदेशालय के पास पर्याप्त प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें जैव प्रौद्योगिकी और ऊतक संवर्धन, मृदा विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, बीज प्रौद्योगिकी और DUS लैब, कटाई के बाद की प्रयोगशालाएं और एक सामान्य उपकरण सुविधा शामिल हैं। तो चलिए बेसिक जानकारी के बाद निदेशालय की कार्यविधि को समझते हैं। पूरे देश भर में यहाँ हम कम से कम 26 सेंटर में अनुसंधान का काम कर रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटी के सेंटर्स जुड़े हुए हैं, ICAR के कई अनुसंधान केंद्र जुड़े हुए हैं। तो इस केंद्र की स्थापना जब हुई, आरंभ में रिसर्च अनुसंधान कार्य किया गया, तो 2000 में जब हमने स्टैटिस्टिक्स देखा प्याज और लहसुन में, और अभी हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उत्पादन में कम से कम 6 से 7 गुना वृद्धि पाई गई और एरिया जो है कम से कम 3 से 3.5 गुना एरिया प्याज और लहसुन के क्षेत्र में बढ़ा गया है। और प्रोडक्टिविटी बोले तो प्रोडक्टिविटी कम से कम 1.5 से 2.25 गुना प्रोडक्टिविटी इन दोनों फसलों में बढ़ी गई है। तो ये सब इस केंद्र के अनुसंधान का परिणाम है। दूसरा, और भी हमारे साथ जो दूसरे सेंटर जुड़े हुए नेटवर्क के, उनके सबके अथक प्रयास से ये उत्पादकता और उत्पादन में हम बढ़ोतरी करने में सफल हुए हैं। प्याज और लहसुन में हो रहे अनुसंधान ने किसानों के सामने कई तरह की किस्मों के विकल्प पैदा किए हैं। यहाँ एलियम की विभिन्न प्रजातियों का संग्रह, संरक्षण और प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ के खेत बैंक में 25 एलियम प्रजातियां
और 95 विभिन्न प्रजातियां हैं, जिनका संकलन देश के अलग-अलग हिस्सों से किया गया है, जिन पर निदेशालय इन प्रजातियों के वंश क्रमों का रखरखाव करता है। इनके वांछनीय गुणों के लिए मूल्यांकन करके प्रजनन में उपयोग करता है। संस्थान ने एलियम ट्यूबरोसम के मार्केटिंग के लिए किसान कनेक्ट के साथ मिलकर मार्केटिंग चेन भी विकसित की है। इस प्रजाति का रोपण करने के बाद 3 माह में पहली कटाई होती, जो 4 साल तक उपज देती रहती है। आइए अब लाल प्याज की किस्मों की बात कर लेते हैं। भीमा राज, ये किस्म महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात राज्यों में खरीफ और पछेती खरीफ मौसम के लिए है। भीमा रेड, इसे रबी में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश व खरीफ में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के लिए। भीमा सुपर, खरीफ मौसम के लिए छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान व तमिलनाडु में इस किस्म की खेती की जा सकती है। भीमा डार्क रेड, इस प्याज की किस्म को खरीफ मौसम में छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में लगाया जाता है। भीमा किरण, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और पंजाब राज्यों में रबी मौसम में इसे हल्के लाल रंग की प्याज की किस्म को लगाया जाता है। भीमा शक्ति, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पछेती खरीफ के साथ साथ रबी मौसम में लगाई जाती है। भीमा लाइट रेड, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में रबी मौसम में इस किस्म को लगाया जाता है। इनके बारे में बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं निदेशालय के निदेशक के पास। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय में हम विभिन्न प्याज के जर्म प्लाज्म इकट्ठा कर रहे हैं। भारत के विभिन्न देशों के विभिन्न भागों से, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, सभी भागों से NVPGR के सहयोग से हमने प्याज का जन्म द्रव्य इकट्ठा किया हुआ है और लगभग हमारे पास 2000 से अधिक जन्म द्रव्य इकट्ठा किया है। तो इसमें सफ़ेद प्याज, लाल प्याज, पीला प्याज ये इकट्ठा किया है, जिसमें खरीफ सीजन के लिए, रबी सीजन के लिए और लेट खरीफ सीजन के लिए यहाँ पर जन्म द्रव्य का इवैल्यूएशन किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। हमारे देश में लाल, हल्के लाल के अलावा सफेद प्याज का भी इस्तेमाल किया जाता है। सफेद प्याज में भी निदेशालय के पास कई किस्में उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्य हैं भीमा शुभ्रा, भीमा श्वेता, भीमा सफेद। इनके अलावा मल्टीप्लायर प्याज, जिसमें एक मुख्य कंद की बजाय कई कंदों का समूह होता है,
एक पौधे में 5 से 13 तक कंद होते हैं। इस प्याज का सेवन दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। भारत में मल्टीप्लायर प्याज की कई किस्में विकसित की गईं। DOGR में छोटे प्याज की उन्नत किस्मों को विकसित करने पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। लगभग 20 वर्ष के अनुसंधान के बाद हम इस वैरायटी भी डेवलप करने में सफल हो गए हैं, जिसमें कि TSS जो है 15 से ऊपर है और सफ़ेद रंग की है, और ये विगत एक आध साल में इस वैरायटी का हम रिलीज़ करने वाले हैं, जिससे कि प्रौद्योगिक जो प्रसंस्करण उद्योग है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मांग को देखते हुए निदेशालय सफेद प्याज की नई किस्में लाने पर फोकस कर रहा है, क्योंकि सफेद प्याज की एक विशेष श्रेणी है जिसमें निर्जलीकरण और प्रसंस्करण की क्षमता ज्यादा है। कम तीखे होने के कारण इन्हें पश्चिमी देशों और पूर्वी एशियाई देशों में सलाद के रूप में खाया जाता है। इनका उपयोग फ्लेक, रिंग्स, दाने, पाउडर, तेल, रस, सिरका, नमकीन पानी बनाने में किया जाता है। 1998 में स्थापना के बाद से ही ICAR-DOGR ने उच्च TSS सफेद प्याज की किस्म के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जिससे प्रसंस्करण के लिए नई किस्म का विकास आसानी से किया जा सके। ICAR-DOGR में व्हाइट ओनियन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये व्हाइट ओनियन एक विशिष्ट प्रकार का प्याज है जो कि प्रशोधन के लिए एवं प्रसंस्करण के लिए यूज़ किया जाता है, और इस वाइट ओनियन का प्रयोग मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में सलाद के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये कम तीखा है। इसलिए इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अधिक है, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसमें कुछ क्वालिटी टर्म्स को बढ़ाने के लिए कोशिश किया गया है, जैसे कि TSS और पायरुविक एसिड कंटेंट बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और हमारे पास अभी बहुत सारी ब्रीडिंग लाइन डेवलप हो चुकी हैं, जो कि आने वाले दिनों में एज ए वैरायटी यूज़ की जा सकेगी, जिनको कि हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे या अपने प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। निदेशालय में प्याज पर रिसर्च के तौर पर किए जा रहे कामों में बेहद एहतियात बरता जाता है। इन बैगिंग को ही देख लीजिए। इनमें प्याज के वो पौधे हैं जिनमें फूल आ सके, लेकिन प्याज के किस्म की शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे उम्दा संकर किस्में तैयार की जा सकें। यहाँ पर हमारे फील्ड में ये इनब्रेड लाइन डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ अलग अलग वैरायटी की अलग अलग लाइनों को बैगिंग की जाती है, ताकि पर परागण के द्वारा इनमें किसी प्रकार का मिश्रण न हो। किसी भी नई किस्म के पीछे विशेषज्ञों की कई सालों की मेहनत छुपी होती है। हर किस्म को कई प्रक्रियाओं और टेस्टिंग से गुजरना होता है। उनमें से एक है डस्ट टेस्टिंग। इसके लिए प्याज की नई किस्मों को करीब 2 साल तक परीक्षण में रखा जाता है, तब कहीं जाकर इन्हें फाइनल किया जाता है। इसे विस्तार से जानने के लिए चलते हैं विशेषज्ञ के पास। हमारे यहाँ 50 वैरायटियाँ लगाई गई हैं जिनकी डस्ट टेस्टिंग की जा रही है। इस डस्ट टेस्टिंग के अंदर हम लोग प्रत्येक वैरायटी की विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्वता की जांच करते हैं, और उसके बाद जो इस वैरायटी का डेवलपर है या जो फार्मर ने इस वैरायटी का सिलेक्शन किया है, उनको IPR के अधिकार दिए जाते हैं। इस टेस्टिंग के बाद से उनको IPR के अधिकार मिलते हैं। संकर किस्म तैयार करते समय परागण पर भी खासा ध्यान देना होता है, क्योंकि संकर किस्म के विकास में कृत्रिम परागण करना होता है। कुछ कतारों में नर तो कुछ में मादा पेड़ों को चिन्हित किया जाता है। प्याज के फूल उभयलिंगी होते हैं, इसलिए फीमेल के रूप में चिन्हित पौधों में से लगभग 40 से 50 स्वस्थ फूल रखकर बाकी फूल निकाल दिए जाते हैं। बचे फूलों से पुंकेसर को शाम के समय निकाल दिया जाता है और ढक दिया जाता है। अगले दिन सुबह
नर के रूप में चिन्हित पौधों के फूलों से परागकण जमा किया जाता है और पुंकेसर रहित फूलों पर डाल दिया जाता है। लाल प्याज में हम इंसेक्ट डिसीज़ के लिए हम स्क्रीनिंग कर रही है ताकि जो जर्म प्लाज्म हमें रेजिस्टेंस मिले, हम उनका फ्यूचर ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसका यूज़ कर सके। साथ ही हमने जो ये 1200 से ऊपर जर्म प्लाज्म है वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कलेक्ट किया हुआ है और ये जो कलेक्ट किया हुआ है हम अलग अलग सीज़न के लिए भी उनका हम स्क्रीनिंग कर रही है। खरीफ के लिए हम उसका स्क्रीनिंग कर रही है, लेट खरीफ के लिए उसका, और रबी सीज़न के लिए हम उन जर्म प्लाज्म का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। निदेशालय परागकणकर्ता के संरक्षण और प्रबंधन पहलुओं पर भी काम कर रहा है। प्याज बीज उत्पादन के लिए देशी मधुमक्खियों की क्षमता का उपयोग हो रहा है, जिनमें डंक रहित मधुमक्खियां और देसी एपिस प्रजातियों सहित अन्य मधुमक्खियां शामिल हैं। हर फसल की तरह प्याज और लहसुन में भी कीट प्रबंधन करना होता है, क्योंकि कीट प्रकोप का सीधा असर फसल उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर पड़ता है। खासकर चूसने वाले कीट और पत्ते फीडर ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें प्याज थ्रिप्स दोनों फसलों को हानि पहुंचाता है। निदेशालय ने थ्रिप्स के हमले को कम करने के लिए एक एक्शन थ्रेशहोल्ड तैयार किया है, जिसके तहत मौसम अनुसार रोपण समय निर्धारित किया, वयस्क थ्रिप्स के एक खेत से दूसरे खेत में आवागमन रोकने के प्रयास। इसके लिए मक्का और गेहूं को बाधा फसल के रूप में लगाने का IPM मॉड्यूल विकसित किया है। ये देखेंगे, ये 3 प्लांट है, इसमें सबसे हेल्थी प्लांट है ये। मतलब आपका थ्रिप्स का डैमेज नहीं, मतलब पत्ता एकदम स्ट्राइट रखता है, उसमें कुछ वाइट पैच ब्लिस्टर कुछ नहीं रहता है। मतलब आपका थ्रिप्स क्या करेगा, पूरा प्लांट का डैमेज करेगा, इधर सक करेगा, सक करने के बाद आपका क्लोरोफिल कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, बल्ब साइज छोटा हो जाएगा। आपका एक बल्ब का साइज 20 ग्राम कम हो गया, मतलब तो पूरा यील्ड कम हो सकता है। ये टिपिकली सपोज आप खेती में देख सकते हैं, आपका थ्रिप्स डैमेज है, मतलब आपका पत्ता पूरा ऐसे ही रहेगा, पूरा कर्लिंग पूरा वाइट, ऐसा एकदम हेल्थी नहीं रहेगा। ये इसी पेस्ट के लिए हम लोग ज़्यादा काम किया इस सन में। उसमें भी हम कैसे केमिकल इंसेक्टिसाइड यूसेज कम कर सकते हैं, इसी के पर में भी काम करके कुछ टेक्नोलॉजी हम लोग रिकमेंड किया। मेइस बैरियर क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी, स्प्रे शेड्यूल भी डेवलप किया, कितना स्प्रे चाहिए, कितना डोज चाहिए, ये चीज़ सब कुछ हम लोग इसमें डेवलप करके सब ऑलरेडी फार्मर का रिकमेंड किया हुआ। आगे के लिए हम लोग बिना केमिकल में कैसे कर सकते हैं, उसी के लिए हम बायोपेस्टिसाइड में हम लोग काम कर रहे हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ऐसा नहीं है कि निदेशालय पूरी तरह से प्याज पर ही फोकस कर रहा है। यहाँ लहसुन के लिए भी शोध कार्य किए जा रहे हैं। करीब 200 देशों में लहसुन की खेती की जाती है। दुनिया भर में भारत 2.9 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ लहसुन के क्षेत्रफल और उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्याज लहसुन निदेशालय ने 2 किस्में दी हैं, भीम पर्पल, भीम ओमकार। इन दोनों किस्मों की खूबियां जानने के लिए विशेषज्ञ का रुख करते हैं। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय ने लहसुन की 2 किस्में जारी की गई है, उसमें एक भीमा ओमकार। ये जो किस्म है ये भारत के राजस्थान, गुजरात,
बिहार और दिल्ली इत्यादि प्रदेशों के लिए सिफारिश की गई है। इस किस्म की औसत उत्पादकता 10 से 12 टन प्रति हेक्टर इतनी है और ये किस्म जो है 120 से 145 दिन में परिपक्व हो जाती है। इसका बल्ब जो है वो सफ़ेद और सिल्वरी कलर का है। दूसरी किस्म है भीमा पर्पल। ये किस्म है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इत्यादि राज्यों के लिए सिफारिश की गई है। इसकी औसत उत्पादकता भी 10 से 12 टन प्रति हेक्टर इतनी है और ये लहसुन है वो 120 से 145 दिन में परिपक्व हो जाता है। ये किस्म पहचानने के लिए इसका जो बल्ब है इसके ऊपर ऐसी पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की छटाएं दिखेगी जो किसानों में बहुत ही प्रचलित है। वर्तमान में फील्ड जीन बैंक में 650 लहसुन की किस्में रखी गई हैं, जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किया गया है। इनका क्या उपयोग और खासियत है, आइए जानते हैं। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय में लहसुन की 650 से भी ज़्यादा अलग अलग जनन द्रव्य उपलब्ध है। ये जनन द्रव्य भारत के विभिन्न प्रदेशों से लाई गई है। इसका यह प्रयोग विभिन्न ट्रेट को स्क्रीनिंग करने के लिए होता है। ये जनन द्रव्य में बहुत सारी विविधता पाई गई है, जिसमें लहसुन के कंद का जो कलर है, जो सफ़ेद कलर के कंद है, किसी में बैंगनी कलर के कंद है, किसी में मिक्स डस्की कलर, वाइट सफ़ेद कलर है। तो ये बल्ब का कलर में बहुत सारा वेरिएशन है। उसी के साथ लहसुन की जो पत्तियां है उसमें भी बहुत सारी विविधता पाई गई है। कुछ लहसुन की पत्तियां जो खाने लायक है, उस लहसुन को हम लोगों ने जो ग्रीन लहसुन कहते हैं, ग्रीन ऑनियन जैसे ग्रीन लहसुन, उसके लिए हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं। फसल में पोषण की भी अपनी अहमियत है। भारत में प्याज लहसुन की खेती को असंतुलित उर्वरक अनुप्रयोग की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। साथ ही पैदावार में भी कमी आ रही है। इसलिए निदेशालय सलाह देता है कि जैविक खाद के साथ ड्रिप सिस्टम के माध्यम से NPKS उर्वरकों को लगाने से उपज बढ़ती है। एक मेजर न्यूट्रिएंट है और दूसरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मेजर न्यूट्रिएंट में हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर का ज़रूरत। इसका ज़रूरत जो है कि थोड़ा ज़्यादा लगेगा कि इसको हम रासायनिक खाद को उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए हमें कि रासायनिक खाद को उपयोग करने का ज़रूरत नहीं है, कि उसके जहाँ पे हम जैविक खाद या गोबर के खाद उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट या ज़रूरत ही बहुत कम है कि हम हर साल 5 टन कि गोबर के खाद उपयोग करने से, उसका कंपोस्ट उपयोग करने से कि जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट प्याज या लहसुन या किसी भी फसल हो, उसका ज़रूरत हम गोबर के खाद के द्वारा हम दे सकते हैं। फसल में होने वाले अजैविक तनाव को नियंत्रित करने के लिए भी निदेशालय काम कर रहा है। प्याज की फसल रुपाई के 55 से 80 दिन बाद सूखे के तनाव के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। इसके अलावा किस्म एक्सेशन 1666 ऐसी तैयार की गई है जो 100% जल भराव और बाढ़ में भी जीवित रह लेती है। इसके अलावा सूखा के लिए एक्सेशन 1656 है जो 93% सूखा बर्दाश्त कर सकती है। रोपाई के 55 से 80 दिनों तक अगर किसी कारणवश सूखा पड़ जाए तो उपज में लगभग 60 से 70% तक घट पाई जाती है। और जल भराव में के लिए भी ये फसल अत्यंत संवेदनशील है। इसी विषय को लेकर इस संस्थान में लगभग 400 से ज़्यादा जर्मप्लाज्म को स्क्रीन किया गया है, जिसमें से हमने सूखे के लिए और जल भराव इन दोनों अजैविक तानों के लिए जीनोटाइप्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसका काम अभी ब्रीडिंग प्रोग्राम में चल रहा है। इसके फलस्वरूप हम इस सूखा एवं जल भराव इन दोनों अजैविक तानों के लिए नई और अच्छी किस्में विकसित कर सकते हैं।
निदेशालय ऐसी हर पत्ती युक्त एलियम की प्रजातियों पर परीक्षण कर रहा है जो खाने योग्य हो। अभी तक के परीक्षणों के अनुसार इन सब में एलियम ट्यूबरोसम सबसे बेहतर पाई गई है, क्योंकि इसका वार्षिक उत्पादन 150 से 160 टन प्रति हेक्टेयर खाने योग्य पत्ते मिल जाएंगे। ये कीट एवं रोग क्षति से मुक्त। बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसका फायदा किसानों को मिल सकेगा। हमने यहाँ पे अंडर यूटिलाइज्ड एलियम्स की जो प्रजाति है एलियम ट्यूबरोसम, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन इस प्लॉट में ले रहे हैं। हमने सबसे पहले इस पे स्टडी की, कंज्यूमर का सेंसरी एनालिसिस किया। हमारे पास 20-25 ऐसी अनेक प्रजातियां हैं अंडर यूटिलाइज्ड एलियम्स की, तो कंज्यूमर को हमने सप्लाई करके उसका सेंसरी एवोल्यूशन किया। लहसुन और प्याज का मिक्स फ्लेवर इसमें आता है, तो कंज्यूमर इसको पकौड़ा में, सब्जी में, सूप में, इस तरह से विविध पदार्थ में यूज़ कर सकते हैं और इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा किसानों को भी होगा। और इसको प्लेन्स में, जो ये पर्वतीय प्रदेशों में प्रचलित है, लेकिन यहाँ पे हमारे प्लेन रीजन में इसको प्रचलित नहीं है, तो इसको यहाँ बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय भी बढ़ाने के लिए और कंज्यूमर को ये इजीली अवेलेबल हो, इस तरह से हम उसको पॉपुलराइज कर रहे हैं। निदेशालय के ही प्रयासों का नतीजा है कि हम प्याज लहसुन की आपूर्ति के साथ साथ निर्यात में भी नए आयाम हासिल कर रहे हैं। आगे के अंक में हम आपको लैब में हो रही रिसर्च की जानकारी देंगे, साथ ही भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़ी जानकारी भी साझा करेंगे। लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। अगले सप्ताह इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का सफर बस इतना ही।